नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं पुनः एक नए विषय पर आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एंड द टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर इज द मोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Yesterday on social media, one thing was trending, and what was that? Earlier, the motto of the Supreme Court of Satyameva Jayate, and now it has been replaced by Yato Dharmasya Tato Jayaha. Supreme Court or some authorities have properly give their explanation that fundamentally there is no change, and the actual motto of the Supreme Court is Yato Dharmas Tato Jayaha. Now here the important question is what we infer from this term. But before moving ahead, let's try to understand what basically the fundamental meaning of Yato Dharmas Tato Jayaha. Satyamev Jayate. This is also a very fundamental concept which says सत्यमेव जयते मतलब अंत में सत्य की असत्य की हमेशा जीत होती है। यतो धर्मस ततो जया का अर्थ होता है जहां पे धर्म है वहां पे विजय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये है कि इसको ही सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्यों बनाया गया और ये कहाँ से लिया गया है। अगर हम देखते हैं कि कहाँ से लिया गया या व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मोटो, तो ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत में इस यतो धर्मस ततो जया को 11 बार मेंशन किया गया है। फंडामेंटली हम इसको कह सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय जब जब दुर्योधन अपनी माँ गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए जाता था और अपनी माँ के चरण स्पर्श करता था, तो उसकी माँ ने उसको कभी भी विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब भी वो विजयी होने का आशीर्वाद मांगता था, वो हमेशा एक ही चीज कहती थी, यतो धर्मस ततो जयः, अर्थात जहां पे धर्म है वहीं पे विजय है। ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के क्रिएशन का अल्टीमेट पर्पस धर्म का संरक्षण है। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेजिस्लेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स। The important thing is not only the terminology of the terms which have been used in the constitution, but the important thing is the intention and the jurisprudence behind using those particular terms, especially in context to the preamble of the Indian Constitution. Because we always say that preamble is the key to open the mind of the constitution makers. तो संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो क्रक्स रखा वो प्रियम्बल के फॉर्म में रखा, एंड प्रियम्बल में कुछ स्पेशल टर्म्स रखे गए। इट बिगिंस फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट टर्म इज सॉवरेन, द लास्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी, एंड इन बिटवीन सॉवरेनिटी एंड फ्रेटर्निटी देयर आर justice, equality and liberty. So once we are going to talk about how Supreme Court is going to protect dharma, it is very much important to draw some attention towards the meaning of this particular terminology. Definitely, the meaning of dharma is not a religion. And when we read Chanakya's Arthashastra or Manusmriti or even more ancient text of India, तो वहां पे 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इसको हम ऐसे लेमैन की तरह पढ़ते हैं, ये तो बस ऐसे ही एक फिलोसॉफिकल टर्म है, बट ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल टर्म्स नहीं है, ये कंप्लीट जुरिस्प्रूडेंस है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर के आचार्य चाणक्य और मनुस्मृति और बाकी जो धर्म ग्रंथों में कहा गया, वो ये कहते हैं कि न तो अर्थ अर्थात धन बुरा है, न काम यानी डिजायर बुरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अर्थ और काम की इच्छा धर्म के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। In the present day world, what is the problem? Or when law comes into the picture, when people stop following dharma, जब वो धर्म को छोड़ देते हैं और अर्थ और काम को, यानी उनके जो इकोनॉमिक, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं या फिर उनकी जो डिजायर्स हैं उसको पूरा करने के लिए धर्म को छोड़ करके वो किसी भी हद तक जाते हैं, then an anarchy creates in the society and the criminal laws and the other legislations comes into the picture. For the sake of the example, अगर हम अर्थ की बात करें
अर्थ मीन्स मनी की अगर हम बात करते हैं, तो इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन and shifting of the power center from east to west, money became the center of attraction for everyone. It has become the most important thing. तो समाज का एक चरित्र होता है, चरित्र ये होता है कि समाज जिस चीज की वैल्यू करती है आप वैसा ही बनना चाहते हैं। जब समाज में ज्ञान की वैल्यू थी तो लोग ज्ञानी बनना चाहते थे। जब पैसे की वैल्यू समाज ने करनी शुरू करी तो फिर पूरा समाज, दुनिया भर के देश, हर कोई पैसे की तरफ भागने लगा। सो वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम विच इज मनी सेंट्रिक। मनी सेंट्रिक होने के कारण अर्थ का संचय लोग किसी भी तरीके से कर रहे हैं। जब अर्थ से धर्म निकल गया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आए और बहुत तरीके के ऑफेंसेस आए जो कि अलग अलग लेजिस्लेशंस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज लेजिस्लेशंस? The purpose of these legislation which are dealing with socio-economic offenses and the white collar crime is to push the persons towards the righteous conduct, यानी दंड के थ्रू उनको धर्म की तरफ ले जाना। आज भी अगर आप देखिए तो हमारा जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं, देन दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ these punishment theories, and that's why we talk about रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी पनिश करके लोगों को रियलाइज करके कि उनको धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए, उनको उस जगह पे ले जाओ जिस तरीके का उनका बिहेवियर समाज के प्रति होना चाहिए। तो आज भी आपने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो या व्हाइट कॉलर क्राइम हो, जो भी लेजिस्लेशंस बन रहे हैं वो तब पिक्चर में आते हैं या तब इस्तेमाल में आते हैं जब धन का संचय बिना धर्म के है। इसी तरीके से अगर हम काम या डिजायर की बात करते हैं, द डिजायर में भी related to a particular object, desire may be related to a particular person, desire may be related to a particular property, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए जब हम धर्म को छोड़ते हैं तो हमारे पीनल ऑफेंसेस आते हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। तो ये जो हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बना, जिसको कि हम पीनल लॉज में देखते हैं, ये कब एग्जिस्टेंस में आया? जब लोगों ने अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए धर्म को छोड़ दिया। धर्म की रेलेवेंस को समाज कभी अस्वीकृत नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके बिना हम एक पीसफुल सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को इमेजिन नहीं कर सकते। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग in the context of the Constitution of India, then the role of the judiciary is to protect the justice. The role of the judiciary is to protect dharma. The role of the judiciary is to protect truth. सत्य और असत्य के बीच में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सत्य स्थिर है, असत्य या अर्ध सत्य वो गतिमान होता है। तो अर्ध सत्य से हम सत्य को जो पाने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए हमारे अलग अलग मैकेनिज्म लीगल सिस्टम के डेवलप किए गए। इसका और एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है, पर उसमें मैं नहीं जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ लीगल कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ। अर्ध सत्य के सत्य की तरफ की जो जर्नी है, उसके लिए लीगल सिस्टम इवॉल्व किया गया, एंड दिस इज द फंडामेंटल रोल ऑफ द जुडिशरी। संविधान में धर्म क्या है या संविधान का धर्म क्या है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Preamble of the Constitution, I personally will say that this is a mini constitution which expresses the entire crux of the Constitution in very brief. It begins with "We the people of India." We the people of India से शुरू होता है। तो इसका मतलब जो हम पूरा का संविधान का जो क्रक्स निकलता है, उसमें संविधान के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, they are the collective responsibility of all of us. जब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस की बात करते हैं, तो इसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट, नॉट ओनली द स्टेट मशीनरी, बट रोल ऑफ ईच ऑफ अस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल कैसे बनी? वी द पीपल ऑफ इंडिया में वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या रोल है?
बिकॉज वी ऑल नो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस, यानी जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए वहां पे जो है लोगों को चुना गया और वहां से उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, एंड सब्सिक्वेंटली दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया में जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं या फिर जब हम बात करते हैं कि हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द dharma of the constitution, then it is very much important to understand the crux of the dharma of the constitution. So for me, the crux of the dharma of the constitution is the preamble of the Indian constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस शब्द को आपने कहां पे रखा है। जो शब्द पहले आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जाते हैं तो ऑब्वियसली आर्टिकल 14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, and any subsequent article cannot violate the fundamental principles of article 14. This is the fundamental rule of interpretation. Similarly, once we are going to read the preamble of the Indian Constitution, the first thing is the sovereignty. The last thing is the fraternity. And in between there are several rights, justice hai, liberty hai, equality hai, they are in between. But actually, in whatever way the constitution is going to be interpreted by the judiciary, that should not be in the violation of the idea of sovereignty and the idea of fraternity. इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक जगह बोला है कि इक्वलिटी देते समय आप फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या एक्सटेंट होगी इस पे बात हो रही है। क्या देश विरोधी बातें करना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे इस पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। 19 सब क्लॉज 2 का फिल्टर कहां तक लगाया जाएगा? हमारे यहाँ तो बड़े सिंपल शब्दों में बोला गया था, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, सत्य बोलो प्रिय बोलो, और ये हमारा फंडामेंटल जुरिस्प्रूडेंस था हमारी स्पीच का कि हमें क्या बोलना चाहिए। आर्टिकल 19(1) और 19 सब क्लॉज 2 में सब कुछ होने पर भी आज एक कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप धर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो धर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन सेज that the idea of sovereignty and idea of fraternity should never be compromised. मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने इसको समझने में कहीं कुछ गलतियां करी हैं और इसीलिए हम न तो लिबर्टी को ढंग से इंटरप्रेट कर पाए हैं और न ही इक्वलिटी को। जस्टिस में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी में इंटरप्रिटेशन करते समय या इक्वलिटी को देते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, समानता समरसता के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब इक्वलिटी विद फ्रेटर्निटी। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि इक्वलिटी का ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा जो फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि अगर इक्वलिटी और लिबर्टी का आप कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कि फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज करती है तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट देश की सॉवरेनिटी पे आता है। देश की सॉवरेनिटी पे कैसे आता है? दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो सॉवरेनिटी को नॉर्मली वी टेक इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस और इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर। Sovereignty of any independent nation for us means the boundaries of the nation should be protected from any kind of external, infiltration or any kind of war, declared or undeclared. So that is the fundamental meaning of sovereignty. But I think it is high time to redefine the meaning of sovereignty. And why I'm saying this? I am saying this because in the present global world, open wars or declared wars, they are hard to be happened. So what is going on across the globe? Indirect wars.
hidden wars, indirect war through cultural colonization, indirect war through economic colonization. And these are very important threats. In our entire constitution, there is lots of thirst over the rights of the citizens. But what about the rights of the nation? I am using this terminology, and maybe I'm the first person who is going to use it in the independent India. And I am saying it with full confidence that rights of the nation must be identified. And this is much more important thing in comparison to rights of the citizens. Because in the recent past, we have seen a lots of conflict between the interests of the nation and rights of the citizens, either in the form of the liberty or in any other form. So the important question arises, in the case of conflict between right of the nation and right of the citizen, whose right should be protected? Before moving ahead, it is more important to understand that what is the meaning of rights of the nation. Our existence is directly connected with the interest of the nation. And what is the meaning of nation? Nation doesn't mean only a particular territory, that is a state. Nation has a very wider meaning. Nation is a living entity. Nation includes culture. Nation includes territory. Nation includes ecology. So once we are going to talk about the rights of the nation, all these things must be protected. The rights of the nation cannot be protected without protecting different sovereignties which are going to cause any kind of direct or indirect threat to the existence of a particular nation. So cultural colonization is a threat to the nation. Economic colonization is threat to the nation, and they are very much like direct war. They are passively killing us. And why I am saying so? I am saying so because culture is the breath of the nation. Culture is the root of the nation. Once we are going to lose our roots, we are going to lose our identity. We are going to lose our existence. So this is the responsibility of each and every citizen to give respect and protect the rights of the nation. In the present scenario, what is basically happening? We have destroyed our ecology. We have destroyed our rivers. We have destroyed our jungles. We have destroyed our wildlife. We have destroyed the entire ecosystem. But we should realize that we are not permanent on this earth. This belongs to our coming generations also. And that is the fundamental meaning of sustainable development. So without protecting ecological sovereignty of our nation, we cannot protect the idea of sustainability. And this ecology is the right of the Mother India because we have personified her. Nation is an identity. Nation is a legal person. And it should be recognized like this. So if anybody is going to violate the right of the ecological rights of the nation, then in that circumstances, the person should be punished. Culture evolves
But if we are going to forget our culture, which is our root cause, so all those things which are polluting our culture, they are also causing a threat to our sovereignty. And because this is the responsibility of the state and this is the responsibility of each and every citizen to protect the sovereignty of the nation, it is also our responsibility to protect our cultural sovereignty and our cultural identity. And I am using this term in a very sensitive manner and in a very responsible manner, because now, after fourth generation advancement, many direct and indirect threats we are constantly facing. Globalization has different positive effect, but we should also realize its negative effect. Without realizing it, if we are moving blindly and following blindly the things which are not suitable to us, then we are going to create a blunder for all of us. So here, it is very much important to understand So here it is very much important to understand the rights of the nation. So the responsibility of the Supreme Court is to protect the dharma of the constitution, which also includes the dharma of the state, which means the dharma of the government, and it also includes dharma of the citizens of this country, which is very rarely discussed in the legal domain. So that's why I am saying once we are going to talk about the motto of the constitution, Yato Dharmas Tato Jaya, and this is the responsibility of the Supreme Court, this is the Dheya Vakya of the Supreme Court. So the Supreme Court should be concerned for the protection of the soul of the constitution, the dharma of the constitution, dharma which lies in the preamble, dharma which lies in the duties of the citizen towards a nation, dharma which lies in the duty of the state towards its citizen, and dharma of the state and citizen both towards the nation. इसी धर्म को हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में राज धर्म कहा गया, राजा के केस में प्रजा का धर्म कहा गया और राष्ट्र धर्म कहा गया। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्र धर्म भी रिकॉग्नाइज्ड है और राज धर्म भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये सेम चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर शायद हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो मैंने अभी 4 पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट बताए, उसमें से अगर धर्म निकल जाता है तो बाकी चीजें स्पॉइल हो जाती हैं, जैसे आज के समय में ये निकल चुका है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करें, हम राज धर्म का भी ध्यान रखें, हम राष्ट्र धर्म का भी ध्यान रखें, और हम हर एक नागरिक के धर्म का भी ध्यान रखें। तो हर एक नागरिक के धर्म को भी डिफाइन करना और उसको पुश करना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके हम अपने संविधान और अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ में हमने इसको जरूर कहीं ना कहीं पे आइडेंटिफाई किया है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो आपका रेस्टोरेटिव जस्टिस है, उसका फंडामेंटल पर्पस यही है। रेस्टिट्यूशन जो है उसका भी फंडामेंटल पर्पस यही है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का भी फंडामेंटल पर्पस यही है। क्या फंडामेंटल पर्पस है? कि हम अपने धर्म की तरफ जाएं। धर्म का मतलब राइटियस कंडक्ट की तरफ जाएं और अपनी ड्यूटीज की तरफ जाएं। और इसीलिए भारतीय दंड विधा में जब हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो वहां पे जो दंड का विधान किया गया, उसमें 3 तरीके के दंड की बात की गई। पहला दंड वो होता है जहां पे जितना अपराध किया गया उससे कम दंड दिया गया। दूसरा दंड होता है जितना अपराध किया गया उतना दंड दिया गया।
तीसरा होता है जितना अपराध किया गया उससे ज्यादा दंड दिया गया। चाणक्य ने इन तीनों दंड को, तरीके के दंड को डिस्कस किया और उन्होंने बोला क्योंकि दंड यानी सैंक्शन का भी जस्टिस में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एंड व्हाट चाणक्य इज सेइंग, चाणक्य कहते हैं कि जितना अपराध किया गया अगर उससे कम दंड मिलता है तो प्रजा के मन से भय समाप्त होता है। देखिए, ये आज के जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बहुत चैलेंजिंग स्थिति है कि अपराध करने वाले को कितना दंड मिल रहा है और कितने समय में दंड मिल रहा है, और हम इससे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, समाज में अपराधियों के मन से भय निकल रहा है। समाज में अपराधियों के मन में भय बना रहे, ये व्यवस्था राज्य को और न्याय व्यवस्था दोनों को करनी होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर जो अपराध किया गया उससे कम दंड दोगे तो समाज में अपराधियों के मन में निर्भीकता बढ़ती है। जितना दंड दिया, जितना अपराध किया गया, यदि उससे ज्यादा दंड दिया जाता है तो समाज में आक्रोश बढ़ता है। तो चाणक्य कहते हैं जितना अपराध किया न तो उससे कम दंड देना चाहिए और न ही जितना अपराध किया उससे ज्यादा दंड देना चाहिए। वो सम दंड की बात करते हैं, जिसको कि हम मॉडर्न समय में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है जिस तरीके का अपराध किया गया है उसी रेशियो में उसको दंड मिलना चाहिए, ना तो कम मिलना चाहिए और न ही ज्यादा मिलना चाहिए। इस दंड में विक्टिम की ओरिजिनल पोजीशन को कैसे रिस्टोर किया जाए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात आज हम करते हैं वो भारत में आपको पुरानी व्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब हम यतो धर्मस् ततो जया की बात करते हैं तो वहां पे दंड विधान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में टू प्रोटेक्ट धर्म, टू गिव जस्टिस, टू इंश्योर जस्टिस, different provisions have been mentioned in the constitution. Specifically, I can take the name of Article 226, Article 32, but one of the most important article is Article 136 and Article 142. 142 सुप्रीम कोर्ट को इसलिए दिया गया कि जहां पे भी उसको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, they should exercise their special power given to them under Article 142, even in the case of absentia of law. They can pass any order to give absolute justice. And that order has a lots of value. और इसी को एक्सरसाइज करते हुए विशाखा जजमेंट was pronounced by the Supreme Court of India. Guidelines over the ragging were issued by the Supreme Court of India. What was the purpose? In absentia of law, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अनजस्टिस हो जाए. So at the end of my lecture, I simply want to mention that justice has different connotations. Nyaya in itself is a very broad terminology. In the present legal system, in case of conflict, obviously the first responsibility in case of dispute, it is of the Supreme Court, but state should also be justiciable, and the individual should also be justiciable in their practical life. Once I am going to say that individual should also be justiciable in their personal life, it means everybody should be righteous in their conduct, and then only the idea of justice prescribed under the preamble of the Constitution of India can be actually achieved. Either it is a social justice, or it's an economic justice, or it is a political justice. All these three types of justices basically deals with the righteous conduct of the state and the righteous conducts of the citizens of this country. Unless and until each of us are righteous in our personal space, these three types of justices can never be ensured. And at the end of my lecture or my conversation, obviously nobody is there on that side, I would just like to say that this concept yato dharmas tato jayaha
It should be understood in a very broad perspective. And while delivering the judgment, and while making the policies, and while performing the duties as the citizen of this nation, we should behave like a responsible person. And then only the spirit of the Constitution can be actually executed. So this idea of justice, this yato dharmas tato jaya, this is not only the responsibility of the Supreme Court, but that is the collective responsibility of each of us. So let's try to understand the things in the right perspective and realize the importance of dharma or righteousness in our personal behavior. With this, I will meet you in some other lecture. Thank you so much.